Please start. Assalamualaikum. My name is Dr. Abhay Shams. I have done FCPS Part 1 in radiology and now I am your tutor. You can ask me any question during the presentation and my topic is nervous system today. Let's start. Neural development. सबसे पहले नोटोकॉर्ड जो होती है वो जो उसके ऊपर एक्टोडर्म होती है उसको डिफरेंशिएट करती है न्यूरो एक्टोडर्म में। अब जो न्यूरो एक्टोडर्म बन जाती है और जो नोटोकॉर्ड होती है वो इटसेल्फ जो होती है न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क बन जाता है। और अब जो न्यूरो एक्टोडर्म बनी है उससे न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बनती है और न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनते हैं। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती हैं दे गिव राइज टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में दो प्लेट्स होती हैं, एक एलर प्लेट होती है और एक बेजल प्लेट होती है। इन एलर प्लेट और बेजल प्लेट को जिसने सेपरेट किया होता है उसको सर्कस लिमिटेंस कहते हैं। एलर प्लेट जो होती है सेंसरी होती है और बेजल प्लेट जो होती है मोटर होती है। आपको पता है कि जो एलर प्लेट सेंसरी होती है ये डोर्सल होती है और बेजल प्लेट मोटर होती है और ये वेंट्रल होती है। एनी क्वेश्चन? अब रीजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ डेवलपिंग ब्रेन। अब हम अपने ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है। टीलेंसेफ्लॉन इज द फर्स्ट पार्ट। अब जो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोसेंसेफ्लॉन। प्रोसेंसेफ्लॉन में टीलेंसेफ्लॉन जो होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है और डाइनसेफ्लॉन सेकंड पार्ट होता है। फोर ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन का वन पार्ट होता है और हाइंड ब्रेन के भी टू पार्ट्स होते हैं। अब टीलेंसेफ्लॉन जो होता है इससे बनती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर जो कैविटी होती है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स वो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। अब डाइन टू होता है, डाइन का मतलब होता है टू, इससे बनता है थैलेमस हाइपोथैलेमस और इसके अंदर जो कैनाल होती है वो होती है थर्ड वेंट्रिकल। अब उसके बाद मिड ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन में होता है मीजेंसेफ्लॉन। मीजेंसेफ्लॉन अब मिड ब्रेन में होता है और मिड ब्रेन में जो कैविटी होती है वो कोई वेंट्रिकल नहीं होता मिड ब्रेन में, आपने याद रखना है। उसमें सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रही होगी। जो थर्ड वेंट जो लेटरल वेंट थर्ड वेंट्रिकल को सॉरी जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रही होगी। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं, मीटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। मीटेनसेफ्लॉन से बनता है पोन्स एंड सेरिबेलम। इसमें होता है अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। और जो माइलेनसेफ्लॉन होता है इसमें मेडल्ला होता है, इसमें लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन्स जब अडल्ट एज होती है उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं, सबसे पहले आ जाते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ये इनमें पोटाशियम बैरियर होते हैं इनमें। और एस्ट्रोसाइट्स की टू टाइप्स होती हैं, एक फाइब्रस होती हैं और एक प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। आपने फाइब्रस फार से याद रखना है कि जो व्हाइट मैटर में होंगे। ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। फाइब्रस जो होंगे व्हाइट में होंगे और जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो ग्रे में होंगे। अब माइक्रोग्लाया जो होते हैं ये मैक्रोफेजिस की तरह के होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। उसके बाद अपेंडाइमल सेल्स आते जाते हैं। अपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं और ये सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं, क्राइड प्लेक्सिस बनाते हैं। श्वान सेल जो होते हैं जो सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें ये होता है कि इन दोनों की माइलिनेशन होती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन होती है वो श्वान सेल्स कहते हैं और सिर्फ एक श्वान सेल जो होता है वो सिर्फ एक सेल की माइलिनेशन करता है। और लिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ये मल्टीपल जो होते हैं ना, मल्टीपल एक्सॉन्स की माइलिनेशन कर सकते हैं। और लिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। श्वान सेल्स होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। अब आ गया मेनिंजेस। मेनिंजेस थ्री होती हैं। मेनिंजेस होती हैं जो स्केल और ब्रेन के दरमियान कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है ये ड्राइव होती है मेसोडर्म से। उसके बाद अरेक्नोइड मैटर होती है, वेब लाइक कनेक्शंस ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट। पिया मैटर थिन फाइब्रस लेयर दैट फर्मली adheres टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट। जो ड्यूरा मैटर है ये मेसोडर्म से ड्राइव है और जो अरेक्नोइड मैटर है और पिया मैटर है ये न्यूरल क्रस्ट से ड्राइव है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ड्रग्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रग्स को, ये इनको
ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है ताकि ब्रेन की प्रोटेक्शन हो। ये एक तरह का ब्लड का प्रोटेक्शन बैरियर होता है, जैसा कि नाम से इसका जाहिर है। अब इसमें ये 3 स्ट्रक्चर से बनता है। टाइट जंक्शंस बिटवीन नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, सेकंड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन उन सेल्स की, और थर्ड होते हैं एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस। अब है स्लीप की फिजियोलॉजी। स्लीप स्लीप जो होती है रेगुलेटेड बाय सर्केडियन रिदम ड्राइवन बाय सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस हमारा मेन रेगुलेटर होता है, जो हमारे थर्स्ट को, हंगर को कंट्रोल करता है। उसमें ही हाइपोथैलेमस में होता है एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि हमारा सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है। अब स्लीप की स्टेजेस होती हैं, लेकिन स्लीप की स्टेजेस से पहले हम देखते हैं कि अगर आपकी आईज ओपन है और अगर आपकी आईज क्लोज हैं तो कौन कौन सी वेव्स आती हैं। अगर आईज आपकी अवेक हैं आप, और आपकी आईज जो हैं ओपन है, तो बीटा होगी, मतलब बिजी ब्रेन। बिजी ब्रेन में हमेशा बीटा वेव्स होंगी। उसके बाद अगर अवेक हैं और आईज क्लोज हैं तो अल्फा वेव्स होंगी। अब स्लीप की स्टेजेस आ गई हैं। नॉन रैम स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब नॉन रैम स्लीप में देखिए स्टेज N1 होती है, ये लाइट स्लीप होती है, इसमें थीटा वेव्स बनती है। स्टेज N2 होती है, ये डीपर स्लीप होती है, जब ब्रुक्सिज्म होता है, मतलब जो हम जैसे मुंह मुंह को हम वो करते हैं, ब्रुक्सिज्म करते हैं, मतलब सोते हुए जो हम करते हैं वो। स्लीप स्पिंडल्स और के कम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें। अब स्टेज N3 होती है, ये डीपेस्ट और नॉन एम स्लीप होती है। इसमें आप स्लीप वॉकिंग करते हैं, नाइट टेरर्स होती हैं, बेड वेटिंग होती हैं, इसमें डेल्टा वेव्स बनती हैं। अब उसके बाद रैम स्लीप आ गई, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें होता है लॉस ऑफ मोटर टोन, इंक्रीज ऑक्सीजन यूज, वेरिएबल पल्स, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज एसिटाइलकोलिन। रैम स्लीप इज व्हेन ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स एंड पिनाइल क्लाइटोरस ट्यूमिसेंस अकर, इसमें बीटा वेव्स होती हैं। अब देखिए नाइट मेयर्स और नाइट टेरर्स। जो नाइट टेरर्स होते हैं वो नॉन रैम स्लीप में होते हैं, और जो नाइट मेयर्स होते हैं वो रैम स्लीप में होते हैं। अकर एवरी 90 मिनट्स एंड ड्यूरेशन इंक्रीज थ्रू ऑफ द नाइट। अब आप जो स्लीप होती है इसकी जो चेंजेस होती हैं वो एल्डरली में चेंजेस क्या होती हैं, और डिप्रेशन में चेंजेस क्या होती हैं, हम वो देखते हैं। चेंजेस इन एल्डरली, डिक्रीज रैम स्लीप टाइम। चेंजेस इन डिप्रेशन, इंक्रीज रैम स्लीप टाइम, रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, इसको टर्मिनल इंसोम्निया बोलते हैं। एनी क्वेश्चंस? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हमारा स्लीप, हमारी थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। हम इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। अब इन न्यूक्लियाई का हम आप वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेटरल न्यूक्लियस होता है, ये हमारा हंगर हंगर को कंट्रोल करता है। अब अगर लेटरल न्यूक्लियस की इंजरी हो जाए तो लेटरल मेक्स यू लीन। अब उसके बाद आता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है ना, ये हमारी सैटाइटी को कंट्रोल करता है, मतलब अगर ये होगा तो हम सैटाइटी, मतलब सैटाइटी हो जाएगी। तो अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की इंजरी हो गया है तो वेंट्रल मीडियल मेक्स यू मैसिव, आप मोटे हो जाएंगे। अब एंटीरियर न्यूक्लियस होता है, इसको एंटीरियर न्यूक्लियस को आपने याद रखना है एसी से, कूलिंग करता है, ये पैरासिम्पथेटिक होता है। पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो होता है ये हीटिंग करता है और सिंपथेटिक होता है। अब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, जैसे हमने पहले भी बता लिया है। अब सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं। अब जो सुप्रा ऑप्टिक होता है ये एडीएच सिंथेसाइज करता है, और जो पैरावेंट्रिकुलर होता है ये ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज करता है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, थर्मोरेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, रिलीज, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब कैलमैन सिंड्रोम क्या होता है, ये पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। फेलियर ऑफ जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स टू माइग्रेट फ्रॉम olfactory pit. Thalamus, major relay for all ascending information except olfaction. olfaction के बाद तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो थैलेमस में रिले होती है। अब आता है लिम्बिक सिस्टम, involved in emotion, long-term memory, olfaction, behavior modulation, autonomic nervous system function. Consists of hippocampus, amygdala, mammillary bodies, anterior thalamic nuclei, cingulate gyrus, entorhinal cortex, responsible for feeding, fleeing, fighting, feeding, and sex. अब आगे सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे मूवमेंट्स और कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है, हमारा पोस्चर मेंटेन रखता है।
modulate movements, aid in coordination and balance. Input contralateral cortex through middle cerebral peduncle, ipsilateral proprioceptive information through inferior cerebral peduncle from spinal cord. अब इनपुट जो आ रही है वो मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल से आ रही है और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से आ रही है। जो आउटपुट होती है ओनली आउटपुट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, परकिंजी सेल्स होती हैं, ऑलवेज इनहिबिटरी टू डीप न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम टू कंट्रोलेटर कॉर्टेक्स और सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। अब जो मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल है ये इनपुट लेके जाते हैं और जो आउटपुट होता है ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू जाता है। अब डीप न्यूक्लियाई होती है इसमें सेरिबेलम में, लेटरल टू मीडियल। डोंट ईट ग्रीसी फूड, इसका ये निमोनिक है, आपने याद करना है, डेंटेट एम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस फेस्टिजियल। लेटरल लीजन्स, इफ अब इसकी या तो लेटरल लीजन होती हैं या मीडियल लीजन होती है। आपको पता है कि लेटरल जो होगा तो वो अफेक्ट करेगा वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज लेटरल स्ट्रक्चर्स व्हेन इंजर्ड प्रोपेंसिटी टू फॉल टुवर्ड्स इंजर्ड साइड, इप्सिलेटरल साइड। सेरिबेलम के लीजन में हमेशा आपने जिस साइड पे लीजन होगी उस साइड पे मूवमेंट इफेक्ट होगी या पोस्चर इफेक्ट होगा। मीडियल लीजन्स बर्मिस फेस्टिजियल न्यूक्लियस फ्लोकोनोड्यूलर लोब लीड्स टू ट्रंकल एटेक्सिया, वाइड बेस सेरिबेलर गेट, nystagmus, head tilting, generally resulting bilateral motor deficit affecting axial and proximal limb musculature, medial structures, intracranial hemorrhages। सबसे पहले आता है एपिड्यूरल हीमेटोमा। एपिड्यूरल हीमेटोमा में क्या होता है कि रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। ब्रांच मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ maxillary artery often second to skull fracture, might present with transient loss of consciousness and then lucid interval followed by rapid deterioration due to hematoma expansion। इसमें क्या होता है एपिड्यूरल हीमेटोमा में, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ल्यूसिड इंटरवल होता है। पहले ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अब सीटी में क्या शो होगा, सीटी शोज बाइकन्वेक्स लेंटिफॉर्म हाइपरडेंस ब्लड कलेक्शन, और ये क्या होता है कि ये क्रॉस नहीं करती सुचर लाइन को। सबड्यूरल हीमाटोमा, रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स, कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, आल्सो सीन इन शेकन बेबीज। अब आपने देख लिया कि इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस में जो एपिड्यूरल हीमाटोमा था ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी की रप्चर से हुआ था। अब जो सबड्यूरल हीमाटोमा है ये रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स से हो रहा है, कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, आल्सो सीन इन शेकन बेबीज, हाइपोडेंस ऑन सीटी, आल्सो सीन इन, ये हाइपोडेंस है और जो हमने एपिड्यूरल पढ़ा था वो हाइपोडेंस था। इट इज आल्सो सीन इन शेकन बेबीज। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ब्रेन एट्रोफी ट्रॉमा, ये क्रिसेंट शेप्ड हेमरेज डेट कॉजेस सुचर लाइंस। अब ये सुचर लाइन को क्रॉस कर रहा है, जो एपिड्यूरल था वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा था। कैन कास्ट मिड लाइन शिफ्ट, और ये मिड लाइन शिफ्ट इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये सुचर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। अब सब रेक्नॉइड हेमरेज आ गया। सब रेक्नॉइड हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रॉमा और रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन, रैपिड टाइम कोर्स पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, ब्लडी और येलो लंबर पंक्चर। Vasospasm can occur due to blood breakdown or rebleed 3 to 10 days after hemorrhage. Nimodipine is used to prevent vasospasm, and it is very important. You have to remember what's used in subarachnoid hemorrhage. Increased risk of developing communicating and obstructive hydrocephalus. Intraparenchymal hemorrhage, the last type, most commonly caused by systemic hypertension, also seen with amyloid angiopathy. Vasculitis, neoplasm may be secondary to reperfusion injury in ischemic stroke. Hypertensive hemorrhages, Charcot-Bouchard microaneurysm. Hypertensive most often occur in putamen of basal ganglia followed by thalamus, pons and cerebellum. अब है स्ट्रोक के इफेक्ट्स। हमने पढ़ना है पहले एंटीरियर सर्कुलेशन, फिर मिडल सर्कुलेशन, फिर पोस्टीरियर सर्कुलेशन। इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक्स, एंटीरियर सर्कुलेशन ये हम बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन। ये मैं आपको बाद में टेबल करवाती हूँ, पहले हम करते हैं अलग अलग इनको। अब होता है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। अब अपने नाम से जैसा कि पता चल रहा है कि ये मीडियल है, मीडियल है तो इसमें पायरामिड्स होते हैं मडल्ला में, जहाँ पे ये डिकस्टिशन हो रही होती है ना फाइबर्स की, उनको पायरामिड्स कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में। अब कंट्रा इसमें आपको पता है कि जो पायरामिड्स होते हैं
पिरामिड में फाइबर्स डिकोसेट कर रहे होते तो ये कंट्रालेटरली पैरालिसिस होगी बॉडी की। पिरामिड कंट्रालेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस। medial lemniscus contralateral loss of tactile vibration conscious proprioception। अब आपने मीडियल लेमिनिस्कस जो होता है ना, मीडियल लेमिनिस्कस जो होता है ये सेंसरी होता है और स्पाइनोथैलेमिक जो होता है सेंसरी होता है। तो मीडियल लेमिनिस्कस का आपने एब्रिविएशन याद करना है पीटीवी, प्रोप्रियोसेप्शन, टच, वाइब्रेशन। 12 hypoglossal nerve, flaccid paralysis of tongue with tongue deviation on protrusion to lateral side। अब इसमें क्या होगा कि जब आप टंग की प्रोट्रूजन करेंगे तो टंग जो होगी ना इफेक्टेड साइड की तरफ मूव कर जाएगी। अब इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है कि एक तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की रीजन हो रही है जिसकी वजह से कंट्रालेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस हो रही है। फिर सेंसरी में क्या हो रहा है, एक मोटर हो गया एक सेंसरी हो गया। सेंसरी में मीडियल लेमिनिस्कस, तो कंट्रालेटर लॉस ऑफ टैक्टाइल वाइब्रेशन कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। और अब फिर उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो रही है। हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी की वजह से इप्सिलेटर फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ टंग हो रही है। अब हम ये पीछे से देखते हैं, ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या इसको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं। अब इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लेमिनिस्कस and caudal medulla, hypoglossal nerve, contralateral paralysis, upper and lower limbs, decreased contralateral proprioception, ipsilateral hypoglossal dysfunction, tongue deviates ipsilaterally, middle medullary syndrome caused by infarct of paramedian branches of anterior spinal artery और vertebral artery। अब नेक्स्ट है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। लेटरल आएगा किस आर्टरी की वजह से आ रहा है, पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और जो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है इसको हम बोलते हैं वेलनबर्ग सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें कि मेडुल्ला में 3 सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं, एक मिड ब्रेन के साथ, एक पोन्स के साथ और एक मेडुल्ला के साथ। जो मिड ब्रेन के साथ होगा वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, जो पोन्स के साथ होगा वो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है, और जो मेडुल्ला के साथ होगा वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। अब देखें इसमें ये जो लेटरल है ना, तो लेटरली इसके साथ सेरिबेलम अटैच होता है। तो आगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इप्सिलेटरल लिम्ब एटेक्सिया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अब इसमें एक तो सेरिबेलम इफेक्ट हो गया, उसके बाद इसमें क्रेनियल नर्व्स इफेक्ट होंगी और स्पाइनल, इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इप्सिलेटरल लिम्ब एटेक्सिया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, निस्टैग्मस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, क्रेनियल नर्व 9 and 10, इप्सिलेटर पैरालिसिस ऑफ लेरेंक्स, फेरेंक्स, पैलेट लीड टू डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, spinal cord of cranial nerve 5, ipsilateral pain, temperature, loss of face, spinothalamic tract, contralateral pain and temperature, loss of body। इसमें आपने याद रखना है कि जो स्पाइनल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 5 होगा उसकी वजह से पेन और टेम्परेचर का लॉस हो रहा है ऑन इप्सिलेटरल साइड पे, और जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसकी वजह से हो रहा है कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस ऑफ बॉडी। डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिस, इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम। अब आपने याद रखना है कि जो स्पाइनल कार्ड के लेवल पे या ब्रेन के लेवल पे डिकोसेशन होती है तो सारे फाइबर्स का जो लॉस होता है ना वो कंट्रालेटरल होते हैं, लेकिन जो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं ना, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स, ये इप्सिलेटरल होते हैं। ये इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। अब आपने इसमें देखना है कि ब्लड सर्कुलेशन क्या थी, पाइका, इसमें सेरिबेलर पेडंकल इफेक्ट हो रहा था, इसमें कोई मोटर में जो है मोटर ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट हो रहे हैं, 8 न्यूक्लियर इफेक्ट हो रहा है, 9 10 इफेक्ट हो रहा है, और स्पाइनल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 5 और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब हम पीछे से इसको देखते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, lateral medulla, nucleus ambiguous, cranial nerve 9 10 11, vestibular nuclei, lateral spinothalamic tract, spinal trigeminal nucleus जो मैंने आपको अभी बताया, sympathetic fibers जो कि हॉर्नर सिंड्रोम होता है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब देखें 9 10 और 11 जो इफेक्ट हो रही है तो ये मोटर सप्लाई करनी होती है लेरिंग्स की और फेरिंग्स की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स क्रेनियल 9 और 10 की वजह से होता है, हिकअप्स, वॉमिटिंग। अब हमने पढ़ लिया था कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी इफेक्ट होता है इसमें, तो वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस। अब लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है तो डिक्रीज पेन एंड
pain and temperature sensations from contralateral body. Ipsilateral face. Ipsilateral face जो हो रही है वो cranial nerve 5 की वजह से हो रही है. Ipsilateral Horner syndrome, ipsilateral ataxia, dysmetria. Up lateral medullary Wallenberg syndrome, nucleus ambiguous effects are specific to pica lesions. Don't pick up pica horse. इसको हम कहते हैं पिकाचू. अब आपने याद रखना है कि मिडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है उसमें हाइपोग्लोसिन नर्व का इफेक्ट होता है, और जो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है उसमें पिकाचू, वो च्यूइंग से रिलेटेड होता है. Nucleus ambiguous effects are specific to pica lesions, also supplies inferior cerebellar peduncle. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम. अब ये भी मीडियल है तो इसके इफेक्ट्स भी मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम की तरह ही होंगे. लेकिन इसमें आर्टरी कौन सी इफेक्ट होती है, उसमें एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरी थी. इसमें है पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी. Corticospinal tract contralateral spastic hemiparesis. Medial lemniscus contralateral loss of tactile position, vibration, sensation. Medial lemniscus का निमोनिक है PTV. Tactile PTV. Position, tactile and vibration sensation. अब यहां से देखते हैं एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. लेटरल ये इसमें दिया ही नहीं हुआ. चलिए हम अब लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम करते हैं. लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में आइका है. जो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम था उसमें था पाइका, इसमें है आइका. एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, मिडल सेरिबेलर पेडंकल, इप्सिलेटरल एटेक्सिया. Vestibular nuclei like lateral medullary syndrome, vertigo, nausea, vomiting, nystagmus. Facial nucleus and fibers, ipsilateral facial paralysis, ipsilateral loss of taste of anterior two-thirds of tongue, lacrimation, salivation, and corneal reflex. Spinal trigeminal nucleus or tract, ipsilateral pain and temperature loss of face, spinothalamic tract, contralateral pain and temperature loss of body, cochlear nucleus, ipsilateral hearing loss, descending hypothalamic, ipsilateral Horner syndrome. Anterior inferior cerebellar artery, lateral pons, facial nucleus, vestibular nucleus. इसमें फेशियल न्यूक्लियस भी इफेक्ट होगा. जो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम था उसमें फेशियल न्यूक्लियस में इफेक्ट हो रहा था. वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, सिंपैथेटिक फाइबर्स, मिडल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. क्योंकि अब आपको पता है कि पॉन्स ऊपर होती है, मेडुला नीचे होता है, तो इसमें जो लेटरल होगा वो उसमें इफेक्ट हो रहे होंगे सेरिबेलर पेडंकल्स. लेब्रेंथाइन आर्टरी, paralysis of face, lower motor neuron lesions, decreased lacrimation, decreased salivation, decreased taste from anterior two-thirds of tongue, vomiting, vertigo, nystagmus, decreased pain and temperature from contralateral body, ipsilateral face, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ipsilateral Horner syndrome, ipsilateral ataxia, dysmetria, ipsilateral sensory neural deafness, vertigo. इसमें कॉकलियर नर्व भी इफेक्ट हो सकती है लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में. Lateral pontine syndrome, facial nucleus effects are specific to ICA lesions. Facial droop means ICA's poop. Also supplies middle and inferior cerebellar peduncles, part of cerebellum. अब बढ़ते हैं हम जो ब्रेन होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट के दौरान जो डिफेक्ट्स होते हैं वो डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले है एनसेफली. Failure of anterior neuroport to close, brain does not develop, incompatible with life, increase alpha fetoprotein during pregnancy and acetylcholine esterase. And second is spina bifida. अब spina bifida की types होती हैं. Spina bifida occulta, its mildest form, failure of posterior neuroport to close. Anencephaly is anterior neuroport to close, and spina bifida occulta is failure of posterior neuroport to close or to induce bone growth around it. Vertebra fail to form around spinal cord. Asymptomatic tuft of hair over defect. इसमें इस अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल रेज नहीं होगा. इसमें टफ्ट ऑफ हेयर होगा ओवर डिफेक्ट के ऊपर. पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो रही और ये माइल्डेस्ट फॉर्म है.
स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील्स, इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेनिंजेस होंगी। मेनिंजेस प्रोट्रूड तो वर्टिब्रल डिफेक्ट, इंक्रीज इन अल्फा फिटोप्रोटीन। स्पाइना बाइफिडा विद meningomyelocele, meninges and meningomyelocele. Spinal meninges and spinal cord protrude the vertebral defect seen with Arnold Chiari type 2, increase in alpha fetoprotein. Spina bifida with myeloschisis. Most rare spinal cord can be seen externally, increase in alpha fetoprotein and acetylcholine esterase. And that was the lecture for today. Hope you like it. Any questions? If you have any question, kindly can ask me. I am happy to answer them. जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो बता दें, और अपने रिव्यूज़ भी आप दे सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस लेक्चर के रिलेटेड या जनरली एफसीपीएस रेडियोलॉजी पार्ट 1 के हवाले से, तो वो आप डॉक्टर आबिया से पूछ सकते हैं। चलें डॉक्टर आबिया, आई थिंक के हम लेक्चर एंड करते हैं। Okay. और हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। Okay.